Good evening, class. Today we were studying the chapter 6 thermodynamics in your chemistry, and in the previous class we have studied about the Hess law and the Born-Haber cycle. So I told you that is the important topic for your thermodynamics on the basis of numerical. ठीक है, तो उससे न्यूमेरिकल्स आने की पूरी चांसेस रहती है कि एग्जाम में उससे न्यूमेरिकल्स आएगा ही आएगा. So last topic of our thermodynamics that is remaining, that is very important for all of you for the upcoming chapters also, that is spontaneity and entropy. स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है कि रिएक्शन का स्पॉन्टेनियस होना जरूरी है. जैसे रिएक्शन दो प्रकार से होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल. ठीक है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि रिएक्शन एक डायरेक्शन में चल होगा. ठीक है, यूनिडायरेक्शनल है. इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि मल्टी डायरेक्शनल है, मतलब बाई डायरेक्शनल, यानी हो भी सकता है और वापस रिवर्स भी आ सकता है. ठीक है, जैसे कि आप जैसे हमको बर्फ जमाना होता है. ठीक है, जैसे वी हैव टू मेल्ट दी आइस, और नो सॉरी, इट मींस दैट अगर मुझे वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है तो व्हाट शुड आई डू. देयर इज अ कंडीशन दैट प्रेशर मस्ट बी हाई एंड ऑल्सो द टेम्परेचर मस्ट बी हाई. मतलब टेम्परेचर बहुत लो होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस तक हमें जाना रहता है, और प्रेशर काफी हाई करना पड़ता है. अगर इन केस कंडीशन थोड़ी सी भी चेंज हो गई कि मैंने टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया और प्रेशर कम कर दिया, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल होगा. यानी अब जो पानी है वो बर्फ में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी वो दोनों तरफ जा सकता है. यानी वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हो सकता है, एंड जैसे ही कंडीशन चेंज हुआ तो आइस क्या हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा. यानी उस दौरान हम लोग कह सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है. रिएक्शन का स्पॉन्टेनियस होने के लिए जरूरी है कि वो यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए, कि एक ही डायरेक्शन में चलता जाए. जैसे सिंपल सा है कि यदि आप नाखून काटोगे तो नाखून इंक्रीज ही होगा, ऐसा नहीं है कि नाखून डिक्रीज होना शुरू हो जाए. तो वो सिंगल डायरेक्शनल कहलाता है और वो स्पॉन्टेनियस है. तो थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी रिएक्शन होने के लिए या केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस होना बहुत ज्यादा जरूरी है. उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनिटी. जहां आपको ये देखना रहता है कि रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है. जैसे कि बर्फ, पानी को यदि मैं बाहर रख दूं और चाहूं कि वो बर्फ बन जाए. ठीक है, आइस को मैं बाहर एटमोस्फेयर में रखा हुआ हूं, सॉरी वाटर को मैं बाहर एटमोस्फेयर में रखा हुआ हूं और चाहूं कि वो आइस बन जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है. यहां पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है. रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब मैं उसको वो कंडीशन प्रोवाइड कराऊंगा, यानी बहुत ही लो टेम्परेचर और प्रेशर हाई होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, आइस में कन्वर्ट होगा. अदरवाइज वो आइस में कन्वर्ट नहीं होगा. तो फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस कंडीशन मस्ट बी मैच. तो ये एक प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, स्पॉन्टेनिटी कहलाता है. अब जरूरी नहीं है स्पॉन्टेनियस होने के लिए हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू भी एक प्रीफिक्स होनी चाहिए. यानी ऐसा नहीं है कि डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव हो तो ही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, या डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो तो ही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा. दोनों केस में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता है, बस वो डिपेंड करता है कि उसकी एनर्जी कितनी है. यानी डेल्टा एच क्या है, चेंज इन एंथैल्पी. दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन इज बीइंग मेजर्ड. तो इसकी थ्योरी आपको बुक में दी गई है, जिसको आप थोड़ा देखनी पड़ेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें मतलब क्या है. तो फॉर द एनी रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस आपको वो कंडीशन मैच करानी पड़ती है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन यदि हो रहा है तो वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, कि यदि एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो होते जाए. ये नहीं कि आधा रास्ता पहुंचा और वापस आ गया, तो अपनी मंजिल तक तो गया ही नहीं, वो वापस आ जाएगा, तो उस दौरान आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा. तो जैसे अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं कि मान लीजिए एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो यदि हम इसका ग्राफ बनाते हैं एनर्जी लेवल के बेसिस पे, ठीक है, तो ये से मान लीजिए ये रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट है. ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट गेन करते हैं लोग. क्या करते हैं, हीट गेन करते हैं. यानी प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी रहेगी वो रिएक्टेंट की एंथैल्पी से ज्यादा होती है, यानी इसके पास ज्यादा एनर्जी है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट. और यही बात अगर मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की करूं, जहां पे हीट क्या होती है, रिलीज होती है, तो अगर उस केस में हीट रिलीज की बात चल रही है तो प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी रहती है वो कम रहती है और रिएक्टेंट की जो एंथैल्पी रहती है वो ज्यादा रहती है. यानी रिएक्टेंट की एंथैल्पी इस केस में ज्यादा रहेगी और प्रोडक्ट की कम रहेगी. तो ये दो ग्राफ आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा.
कि एंडोथर्मिक का ग्राफ और एक्सोथर्मिक का ग्राफ ऐसे क्यों बनाया गया है, तो सिंपली वो कंपेयर कर रहा है उनके एंथैल्पी के चेंज होने का। ठीक है क्लास? तो दैट इज ये थोड़ा सा टर्म है जो आपको स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन को मेजर कराएगा कि कोई भी रिएक्शन तभी होगा जब वो स्पॉन्टेनियस हो। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कभी भी टेक प्लेस नहीं करते। सेकंड टॉपिक जो आपका है एंट्रोपी। एंट्रोपी बताता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। डिग्री ऑफ रैंडमनेस मेजर करना क्या कहलाता है? एंट्रोपी। यानी शॉर्ट वर्ड में है डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ रैंडमनेस और फ्रीडम, ये क्या कहलाता है? एंट्रोपी। ठीक है, जैसे सिंपल सा एग्जांपल कि यदि आप 10 लोग एक क्लास में बैठे हैं, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि आप यहीं पे गेम खेल लो, एक छोटा सा क्लास है, मैं आपको वहीं पे क्रिकेट बॉल दे दूं, बैट बॉल दे दूं और बोलूं आप लोग खेलो, तो उस 10 लोगों के लिए उस छोटे से कमरे में 6x7 के कमरे में खेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि बॉल कहाँ जा रही है, तुरंत आप आउट हो जा रहे हो, यानी आपके पास फ्रीडम नहीं है कि आप कहीं पे भी शॉट मार सको। ठीक है, और उसी की जगह में आपको एक बड़े से ग्राउंड में लेके चला जाऊं और बोलूं कि अब आप 10 लोग यहाँ पे खेलिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हर 10 प्लेयर के पास खेलने के लिए प्रॉपर स्पेस है, बॉलर बैट्समैन के पास मारने के लिए प्रॉपर स्पेस है कि वो कहीं पे भी शॉट मार सकता है, वो उसके पास डर नहीं है कि मैं कहीं पे भी मारूंगा तो आउट हो जाऊंगा, यानी ही हैज नाउ द फ्रीडम। ठीक है, यानी उसकी रैंडमनेस बढ़ गई है या फिर उसकी फ्रीडम बढ़ गई है। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज एंट्रोपी। एंट्रोपी कहलाता है कि जब भी कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यदि टेक प्लेस कर रहा है, तो उस दौरान मॉलिक्यूल्स के पास कितनी फ्रीडम है, कितनी रैंडमनेस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंट्रोपी। ठीक, जैसे आइस में जब रहता है तो आइस जो सॉलिड शेप में है, वो उसको जब हम लोग मान लो लिक्विड में कन्वर्ट किए या लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट किए, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट किए, तो हम जानते हैं सॉलिड में मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा फ्रीडम नहीं होती है, वो सारे टाइटली बाउंडेड रहते हैं। लिक्विड के पास फ्लो होने की कैपेबिलिटी रहती है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के पास फ्लो होने की कैपेबिलिटी रहती है, पर मॉलिक्यूल्स ज्यादा दूर दूर नहीं है, मॉलिक्यूल सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा दूर है पर गैस के कंपैरिजन में कम दूर है। लेकिन वेपर में क्या रहता है कि गैस कहीं भी आ जा सकती है, गैस कहीं भी आ जा सकती है, इट मींस इट मॉलिक्यूल्स आर कंप्लीटली फ्री। सो इन दिस केस द एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। एंट्रोपी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। जबकि अगर मैं उल्टा केस कर दूं कि वेपर को लिक्विड में और लिक्विड को आइस में कन्वर्ट करूं, तो इस केस में मैं क्या कर रहा हूं? मॉलिक्यूल्स को टाइट कर रहा हूं, मॉलिक्यूल्स के बाउंडेशन को, मॉलिक्यूल्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को मैं क्या कर रहा हूं? टाइट कर रहा हूं। इट मींस आई एम डिक्रीजिंग द एंट्रोपी। सो व्हाट वी कॉल द एंट्रोपी द डिग्री ऑफ रैंडमनेस। जैसे यूनिवर्स होता है तो यूनिवर्स के पास इनफाइनाइट एंट्रोपी होती है, क्योंकि यूनिवर्स के लिए कहा जाता है कि वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। एक्सपेंड हो रहा है, इट मींस उसकी एंट्रोपी क्या है? कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे। सो दैट इज वी कॉल्ड एज अ डिग्री ऑफ रैंडमनेस। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में एक बात ये भी रहती है कि या तो एंट्रोपी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। सो वी डिनोट द एंट्रोपी बाय एस। कैपिटल एस से एंट्रोपी को डिनोट किया जाता है एंड चेंज इन एंट्रोपी को डेल्टा एस से मेजर किया जाता है। जैसे कि आपके एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ये एक क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है, एक क्यूबिकल बॉक्स है ऐसे, ठीक है, जिसको ये बंधा हुआ है। इट मींस इट इज बीइंग डिवाइडेड इन द पार्ट ए एंड बी। इसमें गैस मॉलिक्यूल्स ए है और इसमें गैस मॉलिक्यूल्स बी है। उस वक्त अगर मैं आपको इसको सेपरेट करने को बोलूं कि आप मॉलिक्यूल्स को पिक आउट कीजिए, तो ए के पास केवल छोटा सा स्पेस है, आप मॉलिक्यूल्स को यदि निकालोगे तो आप बता सकते हो कि ये एक गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, उसी प्रकार बी गैस के मॉलिक्यूल्स को भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। इन केस मान लो कि इनके सेपरेटिंग लेयर को मैं हटा दिया, क्या किया? सेपरेटिंग लेयर को कंप्लीटली मैंने रिमूव कर दिया, तो अब ये दोनों गैस क्या हो गए? आपस में इंटरमिक्स हो गए, यानी इनके पास स्पेस भी ज्यादा अवेलेबल हो गया मूव करने के लिए। इट मींस देयर एंट्रोपी हैज इंक्रीज, इनकी रैंडमनेस बढ़ गई, फ्रीडम बढ़ गई। सो नाउ व्हिच एवर द मॉलिक्यूल यू विल पिक इट आउट, यू विल बी गेट कंफ्यूज्ड कि वेदर द मॉलिक्यूल्स व्हिच आई हैव पिक आउट इज either of the A or is or either of the B. So at that time it is unpredictable. So what we here call here the entropy is increasing. What we call here entropy is increasing. But like I converted the vapor into liquid and the liquid into a solid, that we call it the entropy is decreasing. ठीक है, so whether we have to predict कि अब कैसे पता चलेगा कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। हमको तो इतना आइडिया नहीं है, हमको तो एंथैल्पी चेंज मालूम होना चाहिए, जो हमने स्पॉन्टेनिटी में पढ़ा कि एंथैल्पी चेंज होना चाहिए। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा
कि भैया एंट्रोपी भी बदलता है, तो कैसे पता चलेगा कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है? कब कैसे मतलब पता चलेगा कि अब ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा भी कि नहीं करेगा? जैसे सिंपल सी बात है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बन जाता है, उससे अब आप लोग कितना भी टेम्परेचर ले जाओ, अब आपका और ज्यादा आइस कन्वर्ट होना बंद हो जाएगा, यानी इससे ज्यादा आइस कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, उससे ज्यादा आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वही रहता है। तो कैसे पता चलता है कि यहाँ इस टेम्परेचर के बाद अब रिएक्शन आगे नहीं होगा? तो इसको प्रिडिक्ट करने के लिए एक नया टर्म आया जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री एनर्जी, और वी कॉल द टर्म एज अ गिब्स फ्री एनर्जी। यानी ये गिब्स नाम के एक साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था, या उसने थ्योरम दिया था गिब्स फ्री एनर्जी। उन्होंने ये बताया था कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा और कौन सा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। सो ही गेव अ फॉर्मूला दैट इज G इज इक्वल टू H माइनस टी एस, जहां पे ये G क्या कहलाता है? G इज डिनोटेड एज गिब्स फ्री एनर्जी, H इज एंथैल्पी, T इज टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन इज बीइंग टेकिंग प्लेस, एंड S इज द एंट्रोपी। तो हम लोग दो स्टेट मान लेते हैं कि मान लो स्टेट A है, आइस था, स्टेट B है, वेपर बन गया, तो उस दौरान तो कुछ ना कुछ चेंज आएगा ही आएगा। सो वी कॉल्ड इट एज डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। On the basis of this, we predict whether the given reaction will be spontaneous or not. तो डेल्टा H क्या है? डेल्टा H है चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा S क्या है? चेंज इन एंट्रोपी। Either the enthalpy will increase, it will be positive, or decrease, it will be negative. एंट्रोपी भी कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, एंट्रोपी कभी निगेटिव भी हो सकता है। So the funda here we apply is that अगर डेल्टा G की वैल्यू 0 से छोटी आई तो आपके रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेंगे, यानी सिंगल डायरेक्शनल रहेगा, इररिवर्सिबल रहेगा। क्या रहेगा? इररिवर्सिबल रहेगा। और यदि डेल्टा G की वैल्यू 0 से बड़ी आई तो उस दौरान रिएक्शन आपका नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, यानी अब वो वापस स्टार्ट भी हो सकता है या उसके आगे कभी होगा ही नहीं। इस बेसिस पे हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ये मायने रखता है कि डेल्टा H अगर निगेटिव है तो माइनस माइनस, ऑब्वियस सी बात है वैल्यू तो निगेटिव ही रहेगी। अगर इसकी वैल्यू प्लस में आ गई और ये बहुत ज्यादा प्लस में है तो हमें ये भी मायने रखना रहता है कि हमारा टी डेल्टा एस की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, तभी तो प्लस माइनस में माइनस बढ़ा होगा। तो ये इसके लिए आपके पास एक चार्ट दिया गया है एनसीईआरटी में, जिसमें इसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को प्रिडिक्ट किया हुआ है। अगर आप मैथमेटिक्स का थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब इसकी वैल्यू पॉजिटिव, कब इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी। जैसे कि अगर डेल्टा एस बहुत हाई है तो हमको भी ये मायने रखना पड़ता है कि डेल्टा एस हमारा बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, तभी तो ये इसको निगेटिव कर पाएगा। इनकेस अगर ऐसा हो गया कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है और डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू लो है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, ऑब्वियसली बात ये निगेटिव आएगा। पर जैसे ही अगर डेल्टा एच बहुत ज्यादा हो गया और डेल्टा एस आपका लो है तो ऑब्वियसली बात है रिएक्शन आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होता जाएगा। So it is a very important function that plays in the chemical reaction thermodynamics and for the industrial purpose also, कि हमें ये पता चलता है कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। जैसे हम लोग जो ओर्स वगैरह हम निकालते हैं उसका मेटलर्जिकल प्रोसेस करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि हाँ 2230 केल्विन पे ही आयरन मेल्ट होगा, ये कैसे पता चलता है? ये सब हमें गिब्स एनर्जी के थ्रू ही पता चलता है कि इसके आगे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। सो वी हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला वेरी केयरफुली, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक और है जो लास्ट टॉपिक है आपके थर्मोडायनामिक्स का, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ तो हमने दो केसेस पढ़ लिए कि एक तो था कि ग्रेटर देन 0 है और एक था लेस देन 0 है। ऐसा भी हो सकता है कि डेल्टा G 0 के बराबर आ जाए, उस दौरान क्या होगा कि अगर डेल्टा G 0 के बराबर आ गया उस वक्त क्या होगा? हमने तो लेस देन 0 का पढ़ा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ग्रेटर देन 0 का पढ़ा कि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। बट अगर ये 0 के बराबर आ गया तो उस दौरान एक कंडीशन उठ जाती है कि अब रिएक्शन दो पहलू पे है, ठीक है। जैसे सिंपल बोलते हैं ना, आगे कुआ पीछे खाई, तो ये वो वाला केस हो जाता है कि अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो नॉन स्पॉन्टेनियस, लेस देन 0 हुआ तो स्पॉन्टेनियस। सो वी कॉल्ड एट दैट कंडीशन एज द इक्विलिब्रियम। What we call that equation, that at that condition we call this as the equilibrium, which is very important as delta G at equilibrium is defined as minus 2.303 RT log K, जहां R आपका गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है और K आपका कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आपके पास इसके न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं एग्जांपल में कि हमें K की वैल्यू प्रेडिक्ट करनी होगी। For that, it is very important to learn the log table.
So I will try to explain the numericals in the next class, and we will try to start a new chapter also. Okay. So इसके बारे में थ्योरी आपको में दी गई है, गिब्स एनर्जी क्या है जिसकी, एज आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू इन अ वेरी शॉर्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट. मैंने डायरेक्टली आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया है. स्पॉन्टेनिटी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी एंड गिब्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मैंने डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट बताया है कि ऐसा होता है. ठीक है, आपके बुक में थ्योरी दी गई है, उसको आप थोड़ा अच्छे से रीड करिएगा. इफ यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क, बट स्टिल यू मस्ट लर्न कि व्हाट इज द गिब्स फ्री एनर्जी, इसका यूज क्या है. तो यूज ये है कि इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन अस वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट. सेकेंड, इट ऑल्सो हेल्प्स अस एक्सप्लेन कि यदि एसेंशियल या जरूरत से ज्यादा एनर्जी अगर हमने प्रोवाइड करा दी तो उसको यूज कैसे किया जा सकता है. जैसे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्री में क्या होता है कि हमको एक प्रिफर्ड अमाउंट की एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है. अगर हम उससे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, इट मींस वी आर डूइंग द वेस्टेज ऑफ मनी. ठीक है, तो हर कोई चाहता है कि वेस्टेज ऑफ मनी ना हो. तो इंडस्ट्री में इन सब बातों को बहुत गौर किया जाता है कि हाँ, अगर मुझे आयरन को मेल्ट कराने के लिए 2230 केल्विन का ही टेम्परेचर चाहिए, तो मैं उतना ही कोल बर्न करूंगा जिससे मुझे इतनी एनर्जी मिले. अगर इससे ज्यादा मिल करके मुझे 2300 केल्विन की अगर एनर्जी मिल रही है या 2400 की केल्विन की एनर्जी मिल रही है, इट मींस आई एम वेस्टिंग माय 70 केल्विन और आई एम वेस्टिंग माय 170 केल्विन. सो व्हाट आई विल डू ऑफ दिस एनर्जी. ठीक है, यदि मान लो मुझे कोविड बंद करने पे इतनी एनर्जी मिली, मुझे पता है कि मेरा आयरन यही मेल्ट हो गया. ठीक है, तो व्हाट आई विल डू फॉर दिस एनर्जी विच हेल्प्स अस टू प्रेडिक्ट बाय द गिब्स फ्री एनर्जी. इसके थ्रू हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ऐसे ऐसे हमको ये करना रहेगा. Sorry class. So today your chapter thermodynamics has been over. In this I have explained you the topics, and the internal question also we try to learn. The in-text question after the Gibbs energy is being given. 4 in-text question दिए गए हैं, उसमें आपको अच्छे से प्रेडिक्ट करके लिखना है कि एंट्रोपी चेंज हो रही है कि बन रही है. फॉर दैट एंट्रोपी के लिए भी in-text क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको आप लोग अच्छे से स्टडी करिएगा. इन द नेक्स्ट क्लास आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू द न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक, and try to understand the topics very carefully because I have explained you the numericals of Hess law, Born-Haber cycle, internal energy, work done. So that is very important for all of you, and basically the questions that derives from the thermodynamics chapter is completely numerical basis. Okay, and also try to learn the in-text questions also. That is very helpful for your for all of you. In the next class we will start, that is chapter 9, hydrogen chapter. Okay, till then take care all of you, and if you have any doubt you are free to ask.